जब जब पाप पड़ता है ना धरती पर तो देवी माँ साक्षात प्रकट होती है। और सीरियल्स में जब जब पाप बढ़ता है तो हमारी टेलीविजन की बहुएं माँ दुर्गा का रूप लेती हैं। तो देख लीजिए किस तरह राजेश्वरी चाची का सच सबके सामने उजागर करने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए हमारी रूही ने भी साक्षात देवी माँ का रूप लिया है। अब जैसे राक्षसों का विनाश करने के लिए देवी माँ को आना पड़ता है, ठीक उसी तरह खलनायिकाओं को सबक सिखाने के लिए टीवी की बहुरानी को देवी माँ का रूप लेना ही पड़ता है। कोई तरीका जब समझ में नहीं आया रूही और नाहर को, तो उन्होंने सोचा कि भाई देवी माँ से तो राजेश्वरी जरूर डरेगी, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि रूही देवी माँ का रूप ले ले। देखिए, जब देवी माँ के रूप में रूही आई, उसने सबके सामने तांडव किया। राजेश्वरी देवी को त्रिशूल से डराया भी, तो भाई राजेश्वरी देवी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो जो कुछ भी कर रही है वो बहुत गलत है। मैं और रूही हम दोनों बात कर रहे हैं और रूही बोलती है कि चलो भूत प्रेत से तो विश्वास हट गया उनका, लेकिन भगवान पे तो विश्वास करती होंगी। एक काम करते हैं, नवरात्र चल रहा है, मैं दुर्गा माँ बन के उनको बोलती हूँ चीज़ें, तो वो शायद मान जाएंगी, जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो हो जाए, सॉर्ट हो जाए। तो मैं बोलता हूँ हाँ ये बुरा आइडिया नहीं है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो थिएटर ग्रुप में काम करते हैं, उनको बुलाता हूँ, उनकी मदद से हम लोग यहाँ पे एक सेटअप करते हैं कि दुर्गा माँ जैसे आ गई सच में रूही के अंदर। छोटी दादी मान जाती है कि दुर्गा माँ खुद बोलती हैं कि तो उसने सुमित्रा ने गलत किया, ठीक है, मतलब छोटी मेरी दादी ने, तू गलत मत कर वरना दोनों के साथ गलत होगा। और ऐसे डराती है तो वो मान भी जाती हैं। जो हमारा जो प्रॉपर्टी के जो भी 2 हिस्से में बढ़ जाता है, आधा उनको हम देते हैं, आधा हम रहते हैं, और इट्स ए हैप्पी एंडिंग। मानना पड़ेगा रूही और नाहर को, उनका ये प्लान कामयाब हो ही गया। राजेश्वरी देवी ने रूही के सामने घुटने टेक दिए और इसी के साथ हंसी खुशी घर से जाने के लिए भी तैयार हो गई। हाँ, घर का बंटवारा तो हो चुका है, राजेश्वरी देवी के पास घर का आधा हिस्सा है, लेकिन फिलहाल इस घर को वो छोड़कर जा रही है। यानी कि रूही और नाहर के अब अच्छे दिन वापस आ चुके हैं। अब इतने दिनों से जो ड्रामा चल रहा था वो तो खत्म हो गया है, लेकिन आगे आने वाले ट्रैक में दर्शकों को और भी ज्यादा मजा आएगा जब सीरियल मन सुंदर और मन अति सुंदर का महासंगम होगा। जी हाँ, दोनों शोज के कलाकार एक साथ आएंगे और ऐसे में दर्शकों को जरूर कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। इतना बोलूँगा, एक महासंगम आ रहा है बहुत जल्द, मन सुंदर मन अति सुंदर एंड आरजे हाउस, मतलब तीनों फैमिली गोयल हाउस का, तीनों का एक बहुत बड़ा अच्छा एपिसोड आने वाला है, दो एपिसोड्स आई गेस, सो स्टे ट्यून्ड। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहते कि एक से भले 2। अब सीरियल मन्नत और आरंभी का ये जो महासंगम है, इसमें मन्नत एंड आरंभी हैव जॉइंड हैंड्स ताकि ऐश्वर्या का सच जो है वो सबके सामने उजागर किया जा सके। और किस तरह ये दोनों मिलकर ऐश्वर्या को डरा रही हैं, तो ये बस अब कुछ ही समय की बात है कि ऐश्वर्या खुद ही अपना भांडा फोड़ देंगी।
ऐश्वर्या राय सिंह से पंगा ले लिया है। एक नहीं बल्कि दो बहुओं ने। तो ये पंगा उसे भारी तो पड़ेगा ही। अब वो कहते हैं ना कि एक से भले दो, तो देखिए आरंभी और मन्नत ने मिलकर एक क्या मस्त वाला प्लान बनाया है। ऐश्वर्या राय सिंह पर खुजली वाला पाउडर छोड़ दिया है। याशिका और विक्रांत के संगीत में सभी खुश थे। केवल विक्रांत को छोड़कर, तो वही इस संगीत में प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगे थे आरंभी और मन्नत। मौका मिलते ही दोनों ने अपनी चाल चली। अब मन्नत और आरंभी के साथ धैर्य भी मिला हुआ है। डॉक्टर विश्वास की फैमिली आई है विक्रांत के मेज़बानी वाले कंपटीशन में, दे आर स्पॉन्सर्स, तो वो पार्टी में इनवाइटेड हैं। एंड बाहर पहले ही डॉक्टर आरंभी और मन्नत मिल चुके हैं एंड देव बिकम फ्रेंड्स। एंड डॉक्टर आरंभी हैव शी इज़ एग्रीड अपॉन हेल्प करने के लिए ऐश्वर्या राय सिंह का भांडा फोड़ने के लिए, आरजू जी का भांडा फोड़ने के लिए। और आरंभी और मन्नत ने उनकी एक मिली भगत हो गई है मुझे फंसाने के लिए। सो दे आर यूजिंग सम खुजली पाउडर, लाइक कैन यू इमेजिन। इससे मतलब और कुछ उनको आइडिया नहीं आया मुझे फंसाने के लिए। खुजली पाउडर, एनीवे सो तो वो कुछ तो भी ट्राई करके मुझ पे एक खुजली पाउडर डाल देते। इतने दिनों से जो खुद को आरजू बता रही है, अब उसका बहुत जल्दी पर्दाफाश होने वाला है। ऐश्वर्या राय सिंह को इतना डरा दिया है डॉक्टर आरंभी ने कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। एक कमरे में आई है ऐश्वर्या राय सिंह और जब उसने देखा कि पूरे शरीर पर रैशेस निकल रही हैं, फिर क्या मौके का फायदा उठाया और मैडम को और भी डरा दिया। वो इचिंग इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ लिवर फेलियर, तो वो क्रिएट करने के लिए डॉक्टर आरंभी एक स्पेशल हर्ब्स का कुछ पाउडर आए थे जिससे थोड़ा इच होगा उनको, रैशी टाइप हो जाएगी स्किन। और आरंभी जो है वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ये जो सिम्टम्स हैं, आई ब्रेक इनटू अ रैश एंड ऑल, एंड शी सेज ये जो रैशेस हैं, these are symptoms of something more serious. It's not just a skin allergy since you haven't eaten anything outside and you've not used anything new. ये ज़रूर कुछ internal symptoms हैं लिवर के या किडनी के, and she tries to make me panic, जो कि मैं हो भी जाती हूँ थोड़ा। तो विक्रांत भी यहाँ पे आ गया है, मलिका भी है, याशिका भी है। अंदर से तो सच में खुशी हो रही है कि ऐसे इंसान के साथ जो हो रहा है ना वो एकदम ठीक है। अब मन्नत ने जैसा कि कहा था कि ये उसका आखिरी दाव है। अगर इस बार मन्नत को सफलता नहीं मिली तो मन्नत ना सच में अपनी जिंदगी से उदास हो जाएगी। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीरियल जल्द ही लीप लेने वाला है, जहां पर हमने सुना है कि मन्नत ऐश्वर्या राय सिंह को मार देगी और उसके बाद विक्रांत दुआ को पालेगा। याशिका और विक्रांत की शादी नहीं होगी। अब हमने इतना बता दिया है, इससे ज्यादा बताएंगे तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा सहगल का एक गाना था, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आज उसकी याद क्यों आई? क्योंकि आजा मेरी स्कूटी पे बैठ जा, ऐसा लग रहा है यही तो कह रहे हैं सचिन साइली से। क्या है ना कि उड़ने की आशा में साइली की स्कूटी चोरी हो गई थी। पता है आपको कितनी डिसअपॉइंटेड थी। बड़ा बुरा लगता है यार, गाड़ी स्कूटर कुछ भी हो चोरी हो जाए तो बस इसीलिए सचिन ले आए हैं अपनी साइली के लिए स्कूटी।
स्कूटी लाया सचिन और साइली से बोला, बाइको आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तेरे को घुमाता हूँ, फिराता हूँ, खाना खिलाता हूँ, क्यों, है ना मस्त प्लान। अब साइली की स्कूटी गायब हो गई थी, ये तो आप सभी जानते हैं, और अपनी बाइकों के लिए अब एक नई स्कूटी लेकर आ गया है सचिन। और जरा देखिए, इस साइली की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। अब भला सचिन उसके लिए इतना सब कुछ करता है, इससे ज्यादा उसे और क्या ही चाहिए। सचिन साइली तो यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन इन्हें देखकर यहाँ अगर कोई खुश नहीं है ना, तो वो रेणुका है, क्योंकि ये सब कुछ रेणुका की वजह से ही तो हुआ है ना। अरे हाँ, हमने आपसे कहा था ना कि साइली की दुकान तहस नहस करने के पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ है, और ये कोई और नहीं बल्कि रेणुका ही है। क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा कांड किया है ना। मैंने साइली के आई का और उसके फ्रेंड्स का जो फूलों का स्टॉल है उसको ही BMC को बोल के हटा दिया, तहस नहस कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है। स्कूटी उसकी तोड़, मतलब जो स्कूटर है उसका भी कुछ कर दिया, मैंने तोड़ फोड़ दिया है। रेणुका ने मंदिरा के साथ मिलकर साइली की स्कूटी चोरी कराई और उसकी दुकान पर बुलडोजर चलवाने का ये पूरा प्लान उसी का था। रेणुका की इस करतूत के बारे में सचिन को अब पता चल गया है और उसने सबके सामने रेणुका की पोल पट्टी खोल दी है। अब पहले तो रेणुका ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में उसका झूठ पकड़ा ही गया। रेणुका ऐसी ही है, टेढ़ी, तो किसी के भी बातों में आ जाती है। यहाँ मंदिरा की बातों में आ गई, और थोड़ी सी क्या है ना, भोली भी कह सकते हैं रेणुका को। किसी भी बातों में आसानी से आने वाली, हल्के कान की या जो भी। इस सचिन की ये नई स्कूटी देखकर आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि घर में पैसों की इतनी तंगी है तो सचिन ये स्कूटी कहाँ से लेकर आया। तो भाई सचिन भी ना बहुत चाड़ा है। इन सब के पीछे रेणुका और मंदिरा का हाथ है, तो उसने सोचा कि अब ये पैसे वो मंदिरा से ही निकलवाएगा। मंदिरा से 80,000 रुपए लेकर आया सचिन, और इन्हीं पैसों से वो स्कूटी लाया साइली के लिए। साइली की दुकान तो अब दोबारा बन गई है, और इस नई स्कूटी के साथ वो अपने बिजनेस का सारा काम करेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स, बाबा यहाँ पर तो लोग इतने खुंदकी हैं कि पूछे ही नहीं। अब धीरज पर बिस्वा ने गोली चलाई थी, ये तो आप जानते ही हैं, और ये जो मजेदार तितली बीच बीच में उड़ के जा रही है, ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। आप और हम सुंदरता एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बेचारा धीरज फिलहाल तो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि बिस्वा है कि भैया हार मानने को तैयार ही नहीं है। महादेव ने तो पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि जो उसके परिवार वालों की तरफ नजर उठा के देखेगा, उसकी नजर वो निकाल लेगा। हमारे बेटे के ऊपर इस बिस्वा ने आंख उठा के भी देखा होता ना, गोली चलानी तो बहुत दूर की बात है विद्या। अगर आंख उठा के भी देखा होता ना, उल्टा लटका के उसको मार दिया। धीरज पर बिस्वा ने गोली चलाई। हालांकि धीरज की जान बच गई है, लेकिन अब बिस्वा की जान नहीं बचेगी। देखिए बिस्वा की जरा हालत तो देखिए। ये महादेव हैं। महादेव को जब गुस्सा आता है और उनकी तीसरी आँख खुल जाती है, फिर सामने कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, तो वही बोनेट पे बिठा लेता है उसको, बोनेट पे बांध के लेकर आता है उसको। जब पता चलता है उसको कि उसके परिवार में उसके लड़के को गोली मारी है, तो पूरे का पूरा हाई ड्रामा है ये, जहाँ पर खींचते हुए फाइट सीक्वेंस भी है, जहाँ उसके जिम पहुँचता है, उसको बांधता है और उसके बाद उसे घसीटता हुआ यहाँ तक लेकर आता है। खाड़े में आग लग रही है ना, अपने तुलारे का ही आग लेकर
भानु ने जो खेल शुरू किया था वो खेल उसे बहुत भारी पड़ गया। हाँ, जलकुट्टी है वो जलती बलती रहती है, तो उसका भी बढ़िया है। मतलब जो वर्बल एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज चलता है मीन्स वगैरह। हाँ, वही सुना रही है कि सारे के सारे हमारे यहाँ की लड़कियाँ यही तो मजाक तो बोल ही रहा था मैंने, इधर ही आ जाओ ना, सब लोग इसी यहीं पे शिफ्ट हो जाओ लाइन के इधर ही, फिर लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। आपको दे दे भैंसों के तबेले का एरिया। अब एक तरफ बिस्वा है तो दूसरी तरफ कल्याण है, जो आया है रज्जी के पास अपना हक जताने के लिए। अब कल्याण और भानु ने मिलकर रज्जी को बहुत बेवकूफ बनाया। दोनों को परेशान कर रहा हूँ, अपना असली रूप दिखा रहा हूँ, और आज मतलब पहली बार मेरा रूप आ गया बाहर। नहीं लाए क्योंकि वो पैसे भागे मम्मी की कमाई के मैं उस घर के थे। अब बारी है रज्जी की। रज्जी भी समझ गई है कि क्या सही है क्या गलत है, तभी तो उसने कल्याण की धुलाई भी कर दी। और मौका रहते यहाँ पर धीरज भी आ गया। अरे चारों तरफ से लड़ाई हो रही है यार, धीरज कभी इससे लड़ रहा है, कभी उससे लड़ रहा है, घर वालों से लड़ रहा है, एक जा और बीवी से अलग लड़ रहा है। एक जान क्या करे क्या ना करे, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। हमारी नन्ही सी जान अब इसका मतलब यही है कि परिवार एकजुट हो गया है, और जब परिवार एक साथ आता है तो दुश्मन कितना भी बड़ा हो कुछ नहीं कर पाता है। कहानी में असली मजा तो अब आएगा जब भानु के भेजे हुए सारे प्यादे खुद उसी के खिलाफ हो जाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, प्यार करने वालों के तो दुश्मन कई होते हैं। गाने कितने बन चुके हैं कि दुश्मन होता है जमाना प्यार करने वालों का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब द वर्डिंग्स आर डिफरेंट बट यू प्रीटी मच गेट द फील ऑफ इट। तो भाई सीरियल तारा में भी कुछ ऐसा हो रहा है। युवराज का परिवार अब जरा युवराज को खड़का रहा है, प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा और तारा का मेल तो भैया हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट डजंट फिट द बिल। लेकिन हमारे जो युवराज है इतनी जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लड़का और लड़की राजी हैं, लेकिन जब घर वाले बने हो सबसे बड़े दुश्मन, तो कैसे मिलेंगे हमारे हीरो और हीरोइन। अब युवराज को ये बात तो पहले से ही पता थी कि तारा से प्यार करना तो बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घरवाले कभी भी उसके और तारा के रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। हालांकि यहाँ युवराज ने हमेशा तारा का साथ दिया। 12th एग्जाम में तारा की 3rd रैंक आई, और ऐसे में जब वो इंटरव्यू देने पहुँची तो युवराज भी वहाँ आया उसका सपोर्ट करने के लिए। मैं तो सीधा इंटरव्यू देने आ गई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि युवराज जी आने वाले हैं। तो आई वॉज़ वेरी इंटरनली हैप्पीली सरप्राइज्ड कि वो आ गए हैं यहाँ मेरा साथ देने और मुझे सपोर्ट करने इस इंटरव्यू में। घर में बेसिकली धमकी दी गई है कि अगर और तारा से मिले तो ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे तारा की, तो यही। और मैंने हाँ बोल दिया कि आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। बट बैक टू
कट टू सिटिंग विद तारा, मैं तारा के साथ बैठा हूँ और इसकी मदद कर रहा हूँ। इसकी मदद नहीं, इसे सपोर्ट करने आया हूँ। अब युवराज जिस तरह से तारा का साथ दे रहा है ना, ये सारी चीजें अब घर वालों को रास नहीं आ रही है, क्योंकि वो तो तारा को महज एक नौकरानी समझते हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई युवराज एक नौकरानी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। ऐसे में अब तो युवराज के पापा ने उसे धमकी दे दी है कि उसे तारा से दूर रहना पड़ेगा और इसी के साथ अपना सारा ध्यान उसे साइना पे लगाना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी उसकी और साइना की शादी जो होने वाली है। अब देखिए, घर वाले तो तारा और युवराज को अलग करना चाहते हैं, लेकिन युवराज की यहाँ सबसे अच्छी बात हमें ये लग रही है कि वो तारा के लिए लड़ रहा है। भले ही घर वाले उसकी एक बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी वो तारा के साथ ही रहना चाहता है। अब देखिए युवराज, ये सब कुछ ना इतना आसान नहीं होने वाला है। हमें तो लगता है कि अगर आपको तारा का हाथ थामना है ना, तो घर वालों के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। बात करें अगर हम तारा की, तो वो इन दिनों युवराज से दूर दूर रह रही है, क्योंकि ये बात वो अच्छे से जानती है कि तारा की शादी अब साइना से होने वाली है। जितना क्लोज मैं पहले फील करती थी, जो शायद कनेक्शन में पहले फील करती थी, अब वो दूरियां थोड़ी बढ़ रही हैं, क्योंकि इनकी शादी पक्की हो चुकी है। तो अब इसलिए तारा उन्हें और फॉर्मली रेफर कर रही है। मुझे मज़ा आता है परिवार को कुछ बोलने में, और यहाँ पे कुछ मज़ा आता है वो युवराज ये को। सीन के बाद मनाएंगे ही, इसका नेक्स्ट सीन वही है। और इधर युवराज से भी कह दिया गया है कि उसे तारा से दूर रहना है। तो क्या अब तारा और युवराज एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? इस सवाल तो सबसे बड़ा यही है, लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या हिम्मत कर युवराज अपने घर वालों के खिलाफ जाएगा या नहीं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मौत के मुंह से बचकर आया है गुरु, क्योंकि उसके ऊपर गोली चली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इल्जाम किस पर आया है? एक घर की बहू रानी यानी कि हमारी हीरोइन रूही के सर पर। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन टीवी सीरियल की दुनिया में यही होता है। इस साजिश किसी की भी हो, लेकिन घूम फिरकर सारा इल्जाम घर की बहुरानी पर ही आ जाता है। अब गुरु पर जो हमला हुआ ना, उसके पीछे मामा और मामी जी का हाथ है। वो चाहते थे कि गुरु को गोली लग जाए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। गुरु की जगह इस सिकंदर को गोली लग गई। अब जब मामा और मामी जी का प्लान फेल हो गया, तो इन्होंने सोचा कि भाई घर पे ड्रामा करना पड़ेगा, ये जताना पड़ेगा कि उन्हें गुरु की कितनी फिक्र है, तभी तो इन लोगों को उन पर शक नहीं होगा। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सुबह बबन जब कह रहा था कि बंदूक ले लो, तब काहे नहीं खोजती पिस्तौल, तब काहे साधु संत बन रहे थे। इस तरह देखिए मामा और मामी ने कितनी अच्छी एक्टिंग की। इस सारा का सारा इल्जाम ईशानी पर लगा दिया। अब भाई हाँ, हमने माना कि ईशानी ने जो कलश पूजा करवाई गुरु से, उसके लिए उसने गुरु से ये कहा था कि वो बंदूक लेकर घर से बाहर ना जाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि इन सब में रूहानी की गलती है। ये है मौका कि कलश विसर्जन के लिए जा रहा है गुरु, और संकल्प लिया है कि वो हाथ में हथियार नहीं उठाएगा। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाना है, और मैंने शेखर को काम पे लगाया कि भाई उस पर गोली लगनी ही चाहिए गुरु को। अनफॉर्चुनेटली वो गोली सिकंदर को लग गई और हमारा टाइटाइफिस हो चुका है। लेकिन अब डर है कि
गुरु तो बच गया, हम बचेंगे कि नहीं? तो अब घर वालों का मानना है कि इन सब में ईशानी का कसूर है। अगर वो गुरु को बंदूक ले जाने से रोकती नहीं तो ऐसा नहीं होता। अब इतना बड़ा घूंघट लिया है रूहानी ने, ये देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि घर में रूहानी की कितनी बातें सुनी जाती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप सब लोग? ये गोली चलवाएगी हम पे, ये उसके पापा शूटर बुलाएंगे, इनका क्या लेने देना गोली बंदूक से? हम नहीं मानते। ये सिर्फ गुरु ही है जो रूहानी का साथ देता है, क्योंकि वो उससे प्यार जो करता है। बाकी सभी लोगों को तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे वो ईशानी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। हम तो पकड़े जाएंगे, यही डर है हमारे अंदर। तो जितना हो सके उतना ब्लेम किसी और पे डालें, वो टॉपिक को डाइवर्ट करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर गुरु इस बात को तो हल्के में नहीं लेंगे कि उनके ऊपर जो गोली चली है, ना ही नागेश्वर जी इस बात को हल्के में लेंगे। ढूंढा जाएगा कि कौन है, हमारी सांस अटकी हुई रहेगी और उस खुद को बचाने के लिए हम आगे क्या करेंगे ये हमें नहीं पता है। हम दोनों सोचेंगे अभी बैठ के। ईशानी ये चाहती है कि गुरु इस तरह के खून खराबे से दूर रहे, फिर वो एक सादा जीवन जिए। लेकिन घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे देखकर हमें लगता तो नहीं है कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब द 50 का खिताब जो है शिव ठाकरे अपने नाम कर चुके हैं, तो दिस तो डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। और शिव ने एक पार्टी रखी भी, जहां ना सिर्फ द 50 के कंटेस्टेंट्स आए बट उनके और भी दोस्त आए उनकी इस जीत की खुशियां मनाने के लिए। छोटे पर्दे के सितारों का जब लगा मेला तो समा तो बनना ही था। बॉलीवुड की तरह टीवी सेलिब्रिटीज की पार्टी में भी सितारे एकदम जगमगाते हुए नजर आते हैं। मौका है सेलिब्रेशन का। शिव ठाकरे ने जीता है रियलिटी शो द 50 का खिताब और ऐसे में उन्होंने रखी ये सक्सेस पार्टी, जहां द 50 के कंटेस्टेंट्स तो नजर आए ही, लेकिन इसी के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री के कई सारे सितारे भी दिखाई दिए। पार्टी में दोस्त यारों का मिलना तो होता ही है, यहाँ वो सितारे भी नजर आए जो द 50 रियलिटी शो का हिस्सा नहीं थे, जैसे कि निमृत कौर आहलूवालिया, जो शिव ठाकरे के साथ बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इसी के साथ आवेश दरबार, फरहाना भट्ट, विशाल आदित्य सिंह, शिजिता डे और सना मकबूल खान के साथ रोहित रॉय भी दिखाई दिए। अब द 50 रियलिटी शोज के कंटेस्टेंट्स के लिए पार्टी है तो उन्हें तो आना ही था। शाइनी दोषी, उर्वशी ढोलकिया, फैजू शेख, निकी तंबोली, युविका चौधरी, ये सभी यहाँ नजर आए। हालांकि कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी थे जो इस पार्टी में दिखाई नहीं दिए, जैसे कि करण पटेल, रिद्धि डोगरा और दिव्या अग्रवाल। इस शिव ठाकरे की इस पार्टी में द 50 रियलिटी शो के सभी कंटेस्टेंट्स ने एक खूब एंजॉय किया और इस पल को यादगार बनाया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने में ये जो बुआ जी हैं, जो शालिनी बन के रह रही है, अब इनकी लाइफ में एकमात्र एजेंडा ये है कि किसी तरह से दुनिया वालों के सामने रीत को पागल घोषित कर दे। अब क्या है ना कि अब ये तो सर्वाइवल पे आ गया है, या तो बुआ जी रहेंगी, और अगर रीत रही तो रीत तो ये साबित कर ही देगी कि बुआ जी ही दरअसल शालिनी है और शालिनी ही बुआ जी है। तो इसलिए अब भैया रीत को रास्ते से तो हटाना पड़ेगा। मतलब हमें नहीं, बुआ जी ऐसे सोच रही है। शारदा बुआ उर्फ शालिनी अब एक नई चाल चल रही है रीत को पागल साबित करने की। मुझे रीत की बड़ी फिक्र हो रही है। You see, I feel जैसे वो अपना मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन खो रही है। शालिनी उर्फ शारदा का ही ये जो चक्कर है, जो वो रीत को बार बार रीत के सामने ला रही है, ताकि उसे लगे कि कीर्ति जिंदा है, लेकिन वो जैसे ही पकड़ने जाती है वो गायब हो जाती है। और ऐसा शालिनी जी ये प्रूव करना चाहती है कि ये सिर्फ रीत का वहम है, जिसकी वजह से वो खुद को और अपने बच्चे को मुश्किल में डाल रही है, और राघव जो जेल में है उसकी लाइफ को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर रही है, और घर वालों को इतना स्ट्रेस दे रही है, जो उसकी इतने देखभाल कर दिनों दिमागों में भर रही है कि कैसे रीत अपनी वजह से, अपने वहम की वजह से सबको हमें परेशानी में डाल, खुद उसी के परिवार वालों के सामने। अब देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि बुआ जी जिस थाली में खाना खाती हैं उसी में छेद करती हैं। रीत और राघव के साथ उन्होंने जो किया वो कभी कोई दुश्मन भी नहीं करता है। अब बुआ जी को चैन नहीं है राघव को जेल में डालने के बाद भी। अब भी वो कीर्ति के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही हैं। कि खतरा मेरे आसपास है, वो अचानक ही मेरी तरफ देखती है, बट शी डजंट उसको शायद ये लगता नहीं है कि मैं ही खतरा हूँ। थोड़ा थोड़ा उसको फीलिंग होती है, बट इतना मुझे पता है कि शारदा बुआ जी उर्फ शालिनी बत्रा सिर्फ अपनी फिक्र करती है। उसको फूफा जी की भी कोई फिक्र नहीं है, बाकी किसी और की फिक्र नहीं है। एक टाइम पर थी जब वो शारदा थी तो वो अपने सचमुच अपने हस्बैंड की फिक्र करती थी, अपने दोनों बेटों की फिक्र करती थी, लेकिन जब से सबने मिलकर उसको जेल में डाल दिया ना, जानबूझकर रीत के सामने कीर्ति को लाती हैं, ताकि जब सबके सामने रीत ये कहे कि उसने कीर्ति को देखा है। मैंने सच में कीर्ति को देखा था। तो कोई उसकी बात पर विश्वास ना करे, और बार बार घर वालों के सामने बुआ जी जताती हैं कि रीत को तो परवाह ही नहीं है, खुद की भी और अपने होने वाले बच्चे की भी। अब रीत का परिवार तो रीत का परिवार है। हमें सबको उस पर पूरा विश्वास है। इनफैक्ट आप तो हमसे बड़ी हैं, हमसे ओल्ड हैं, तो आपको हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं डालना चाहिए। आप हमारे दिमाग में ये बात डाल क्यों रही हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब है? वो बिल्कुल ठीक है और हमें इस बात पे कोई शक नहीं है। तो इसीलिए दिव्या उन्हें थोड़ा सा जवाब देती है कि आप हमारे दिमाग में ये मत डालिए, हमें यकीन है कि रीत बिल्कुल ठीक है। तो दिव्या को एक्चुअली इस बात पे अभी यकीन तो नहीं है पूरा। उसे ये पता है कि रीत अगर ये बोल रही है तो कोई ना कोई वजह होगी इस बात की। ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली झूठ बोल रही है। हो सकता है कि वो अभी तक पुरानी बातें भुला नहीं पाई है, इस वजह से ऐसा कहती है। लेकिन क्योंकि दिव्या को भी कोई सबूत नहीं मिला है तो वो भी पूरा यकीन नहीं कर पा रही है रीत। वो रीत को कभी भी गलत नहीं कहेंगे। खुद बुआ जी के पति भी रीत का साथ दे रहे हैं। रीत बेटा तू जाके आराम कर, जाओ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रीत कैसे अदालत में कीर्ति को लेकर आएगी। जज के सामने उसने मोहलत तो मांगी है, वो कीर्ति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रही है, लेकिन कीर्ति है कहाँ, ये केवल बुआ जी ही बता सकती हैं। अब रीत का कोई न कोई मास्टर प्लान तो है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। अब हम तो यही कहेंगे कि जिसके साथ परिवार का साथ होता है, परिवार का प्यार होता है, वो किसी भी सिचुएशन में हो उसे सफलता जरूर मिलती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पति
ब्रह्मचारी की कहानी हो गई है टोटली फिल्मी। अब सूरज से दूर हुई ईशा क्योंकि वो चाहती थी कि सूरज जीवन में कुछ करे, मतलब उसने अपने प्यार की कुर्बानी दी। अनफॉर्चुनेटली सूरज को ये नहीं पता ना कि ईशा ने प्यार की कुर्बानी उसके लिए ही दी, मतलब सूरज के बेटरमेंट के लिए। अब जब आईएएस ऑफिसर बनकर लौट आया है सूरज, तो उसके दिल में ईशा के लिए नफरतों के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस ईशा ने सूरज को हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसके अंदर ये जज्बा पैदा किया कि वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है, उसी ईशा ने बीच मझधार में सूरज का हाथ छोड़ दिया। अब इसका फायदा तो सूरज को हुआ। सूरज पूरे 1 साल बाद लौटा है आईएएस ऑफिसर बनकर। इसी खुशी में पार्टी रखी गई है। ईशा का प्रेजेंट पति ये जानता है कि सूरज आईएएस ऑफिसर बनकर आया है, इसीलिए वो जानबूझकर ईशा को इस पार्टी में लेकर आया है। अब ईशा ने जैसे ही सूरज को देखा, वो फूली नहीं समाई। एक खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई। अब ईशा का तो सपना था, जब सपना साकार होता है ना, तो खुशी ऐसी ही होती है। इस सूरज को अपने सामने देखकर वो अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रही है। वही सूरज के अंदर तो आग है। वो ईशा से नफरत कर रहा है और उससे सवाल पूछना चाहता है कि बताओ, तुमने मुझे क्यों ठुकरा दिया था? ईशा तो बहुत ज़्यादा खुश है और उसे बेचैनी भी है कि 1 साल बाद सूरज से मिलेगी। और आकाश ले आए हैं पार्टी में कि नए आईएएस बने, तो मुझे पता चल गया कि सूरज आईएएस ऑफिसर बन गया है। तो ईशा वो चाह रही है मिलने की, सूरज कैसे रिएक्ट करेगा, बात करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है 1 साल में, वो कैसा दिखता होगा 1 साल बाद चेंजेस। तो ईशा को बहुत बेचैनी है और खुशी भी है, तो इसी मोमेंट में जा रही है। यहाँ आने के बाद वो कन्फ्यूजन में कि सूरज बार बार इग्नोर कर रहा है या उसे नहीं पता चल रहा कि मैं उसके पास आ रही हूँ। अब ये सब खेला खेला गया है। इस सूरज आप नहीं जानते हैं, ईशा ने त्याग किया है, तभी आप आगे बढ़े हैं। आपको आगे बढ़ाने के लिए उसने एक ऐसे इंसान से शादी की जिससे शादी करने के बाद उसकी दुनिया नर्क बन गई है। ईशा जी के हस्बैंड है, वो भी आए हुए हैं और उन्हें मतलब कि यही है कि वो भी टॉन्टी बना रहे हैं ईशा जी को। देखिए, मैं ईशा के साथ रहता हूँ, दुनिया के लिए ईशा का हस्बैंड हूँ, बट ईशा जो है वो बिल्कुल प्यार नहीं कर रही है। तो मैं उसे परेशान कर रहा हूँ कि जा देख ले कि हाँ देख कि हाँ लोहे को काटता है, तो मुझे तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात ये है हमारे शो में कि मतलब विलन इतना पावरफुल आते हैं, विलन बोलते ना हीरोइक विलन, तो मज़ा आता है। लाइक गुलाब सिंह जी थे जब तक हमारे शो में, तब तक मज़ा आया। खैर, अब आप लौट आए हैं तो धीरे धीरे आपको सारा सच भी पता चलेगा, और जिस दिन पूरा सच आपके सामने आएगा ना, ईशा आपके लिए देवी बन जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। और देखिए हफ्ते की शुरुआत, और ऐसे में अगर एक थोड़ा सा अंदेशा मिल जाए ना कि इस पूरे हफ्ते आपके फेवरेट शो में क्या हाइलाइट्स होंगे, तो मूड और टाइम टेबल दोनों सेट हो जाता है। तो चलिए वक्त हो गया है सीरियल के हाई पॉइंट्स का। हफ्ते की शुरुआत हो गई है और हम जानते हैं कि आप बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके पसंदीदा सीरियल में इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है, ये जानने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेलीविजन की सबसे बड़ी बहू तुलसी से। अब तुलसी काफी दिनों बाद अपने सीरियल में लौट आई है और लौटते ही उसने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब जहां डॉक्टर्स का कहना है कि नोएना को ब्लड कैंसर है, वो केवल 3 महीने की मेहमान है। इसके बाद तुलसी ने बड़ा फैसला लिया। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जहां पर तुलसी प्रेशराइज करेगी मिहिर को नोएना से शादी करने के लिए। अब भी इसे कहते हैं महान बनना। जब नोएना के पास मिहिर था तब तो तुलसी तुम छोड़कर चली गई थी मिहिर को, और अब जब मिहिर नहीं चाहता है फिर तुम उसे कैसे कह सकती हो कि नोएना से शादी कर लो। इतने महान बनने की रिक्वायरमेंट नहीं थी तुलसी। अब ये प्रोमो जो यहाँ वहाँ के सीन्स को उठाकर बनाया गया है, संकेत तो कुछ ऐसा ही दे रहा है। आज अस्पताल में नोएना मुझसे मिली थी, उसने मुझसे कुछ मांगा है मिहिर, यही मेरी आखिरी इच्छा है। आज अगर नोएना की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती, इस परिवार के नाम पर कलंक लगेगा मिहिर। कुछ और मांग लो प्लीज। नहीं मांग सकती तुमसे कुछ और, नोएना को यही चाहिए। उस औरत के पास सिर्फ 3 महीने की अगली हाई पॉइंट्स में बात करेंगे सीरियल नागिन की। अब नागिन ने क्या मस्त वाली इन्फॉर्मेशन दी है। अब पूरी दुनिया जानती है कि नागिन को अगर बिल से बाहर निकालना है तो बीन बजाना पड़ता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ड्रैगन को अगर उसके असली रूप में लाना हो तो क्या करना चाहिए? नहीं जानते हैं ना, सुनिए नागिन से। जैसे हम नाग और नागिन बीन की आवाज सुनकर अपने असली रूप में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वैसे ही ड्रैगन भी डमरू की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये नाच सच है, इसलिए जो भी भ्रम में रहता है या झूठ की चादर ओढ़ के रहता है, छल कपट में रहता है, उसे ये नाच बेनकाब कर देता है। आने वाले एपिसोड में नागिन पर्दाफाश करेगी ड्रैगन का। इसी के साथ कुछ नई एंट्रीज भी होगी हर हफ्ते की तरह। अगले हाई पॉइंट्स में बात करेंगे सीरियल गंगा माई की बेटियां की, जहां पर स्नेहा अपनी मां का सपना पूरा करेगी शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाकर। अब गंगा माई के हाथों में स्वाद है, इसे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। होटल के मालिक ने रिजेक्ट कर दिया गंगा माई के खाने को, लेकिन अब स्नेहा ये बताएगी कि उसकी माँ भी क्या चीज है। वहीं दूसरी ओर शहाना को अपने ससुराल में सासू माँ का सच धीरे धीरे पता चल रहा है कि तुम इस औरत के भरोसे अपना रेस्टोरेंट बचा लोगे। बहुत बड़ी गलती करती है इस पे भरोसा करके। जल्दी से अपने कमरे में जाओ, तब तक हम ना कहीं बाहर मत आना, ठीक है? कुशल्या, ये लड़की कौन है? नई काम वाली है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे आप लोगों को इस तरह यहाँ तक घसीट के नहीं लाना चाहिए था। आई अपोलोजाइज। आपको लग रहा है कि हम यहाँ आपका सपना पूरा करने आए हैं? हमारी माँ को हक मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। हम जो हमारी माँ के लिए सपना देखे हैं ना, वो हम पूरा करके रहेंगे। अगली हाई पॉइंट्स में बात करेंगे वसुधा की। अब ये बड़ी सासू माँ क्या आई है, घर के लिए अच्छा भी है और नहीं भी। अब बड़ी दादी सा क्या आई हैं, वसुधा के लिए तो चांदी ही हो गई है। अब दादी सा ने कहा है वसुधा से कि जब तक तुम मुझे अपने बींद से नहीं मिलाओगी तब तक देखो मैं क्या करती हूँ। अब दादी सा की तबीयत को देखकर जल्द से जल्द दादी सा को ये बताना पड़ेगा कि देव और वसुधा पति पत्नी है। अब चंद्रिका देवी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हरे को कितनी बार पूछा कि अपने बींद का नाम बता। अभी भी बता दे सच कहीं, वरना पढ़ने थे हमारे को और चली जा हमारे सामने से। दादी को सच कौन बताएगा? तो देवी हुकुम का ही है। अपनी जिद को खत्म करो और अभी के अभी वसु को बहू के रूप में अपना। अगले हाई पॉइंट्स में बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की।
अब इस शो के मेकर से हम यही कहेंगे, हर हफ्ते आप दर्शकों को केवल ना यही बताते हो कि अनु और आर्यवर्धन मिलेंगे। अब ऐसा होता तो है नहीं, नई नई कहानियां बीच में आ जाती है। हालांकि इसके बावजूद आर्यवर्धन और अनु कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे से मिलने की। अब नया दुश्मन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आर्यवर्धन का पुराना दुश्मन लौट आया है। अब इस बार भी शादी होगी या नहीं, ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा। माँ ने मुझसे कहा है कि जब तक अनु के मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते तब तक आपको अनु से दूर रखो। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी। क्या हुआ, ये चेहरा क्यों उतरा हुआ? आपसे मिले बिना नहीं रह सकती। कौन है? मैंने पूछा कौन है? बता दी। अगले हाई पॉइंट्स में बात करेंगे सीरियल शहर की। अब शहर सीरियल की कहानी के लिए हम क्या ही कहें, फैंस केवल निराश हो रहे हैं इसके आने वाले ट्रैक को देखकर, जहां पर शहर और माहिद जुदा हो जाएंगे। अभी तो दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की थी, फिर इसी के बीच जब माहिद को पता चलेगा कि शहर 16 साल की है और फूफी जान इसी का फायदा उठाएंगी और बार बार माहिद को शहर के खिलाफ भड़काने का काम करेंगी। कलाम पाक लेकर क्यों आया? ये कुरान पाक हम आपके लिए लाए। एक सवाल पूछेंगे, जवाब सच होना चाहिए। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कहिए कि आपकी उम्र 16 साल है या नहीं। हाँ माहिद, हम 16 साल के। क्यों बूबी जान, हमारे घर में बच्चा कौन है जिसकी ईदी के लिए आप खिलौने दे रही है? तुम्हारी बेगम सहर। सहर आपको बच्ची नजर आ रही है? यही तो रोना है, दिखाई कुछ और दी और निकली कुछ और। तुम जानते हो छोटी बच्चियों को ये बर्तन का सामान ही क्यों खेलने के लिए दिया जाता है? ताकि वो बचपन से ही बावर्ची खाने में काम करने के लिए तैयार रहें। अगले हाई पॉइंट्स में चलते हैं अनुपमा के पास। अब अनुपमा तो गोवा पहुंच गई है। गोवा में उसे हर दिन एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब अनुपमा की दोस्त की बेटी किडनैप हो गई है और ऐसा किया है पॉल और उसकी पत्नी ने मिलकर। अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि अनुपमा का साथ देने के लिए आने वाला है वही जिसकी हुई है एंट्री। पकड़ के बाहर निकालो गांव से। सबको पता चलना चाहिए कि जो हमारे साथ पंगा लेता है, जो हमारा हक मारने की कोशिश करता है, उसका क्या हाल होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जगधात्री में हमारी जगधात्री जो है अब जाकर अपने असली रंग दिखा रही हैं, यानी स्पाई मोड पर आकर दे दनादन रुद्र को सबक सिखा रही हैं। प्रॉब्लम पहले ये थी ना कि शिवाय की जान खतरे में थी, और जब आपका लव इंटरेस्ट अंडर स्ट्रेस आ जाए, ड्यूरेस आ जाए, जाहिर सी बात है कि हमारी जगधात्री चाहकर भी कुछ डेयरिंग नहीं कर पाती। लेकिन अब जो शिवाय घर आ चुका है तो रुद्र तो भैया तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बता दो किसने गोली चलाई? तेरे वो होली वाले शूटर ने या फिर हॉस्पिटल में जिसने शूट आउट किया था? हाँ, किसने चलाई? मुझे पता नहीं, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? नहीं पता। नहीं पता।
टेलीविजन की बहू है, ये शिवाय की पत्नी है जगदात्री और इसी के साथ एक अंडरकवर एजेंट भी है और सबसे इम्पोर्टेंट वो टेलीविजन की बहू है। जब बात उसके सुहाग की आएगी तो वो किसी को नहीं बख्शेगी। फिर रुद्र तुम तो एक छोटे से प्यादे हो। आज जगदात्री तुम्हारी इतनी धुलाई करेगी, इतनी धुलाई करेगी कि तुम क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारे जितने भी रिश्ते नातेदार हैं ना, सब इसी वक्त सच बक देंगे। अब जगदात्री है ही ऐसी। शिवाय को तुमने मारने की कोशिश की। इस शिवाय की हालत अभी बहुत ही नाजुक है। फिर ऐसे में जगदात्री तुम्हें कैसे बख्श सकती है? तुमने फिर से उसे मारने की कोशिश की और अब जगदात्री को मौका मिला है तो वो इस मौके को जाने नहीं देगी। तुम्हारी लेफ्ट राइट, राइट रॉन्ग सब करेगी। रुद्र तो मार खाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी फैमिली ये प्लॉट कर रही थी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और सब अग्री कर रहे थे, सहमति से बोल रहे थे कि हाँ हम झूठ बोल देंगे रुद्र के लिए, क्योंकि शक तो रुद्र पे जा रहा है ना। तो और जगदात्री को तो पता ही है क्योंकि वो एजेंट है, सीक्रेट कवर एजेंट है, तो उसे तो पता ही है कि रुद्र इसके पीछे है। हालांकि बहुत ही ठोस प्रूफ नहीं मिला है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे प्रूफ हैं जो इस बात की तरफ हिंट करते हैं। तो रुद्र को पड़ेगी बहुत ज़्यादा मार। अब जगदात्री ऐसे तो नहीं छोड़ेगी। अब यहाँ पर जगदात्री को इस बात का भी गुस्सा है क्योंकि परिवार वाले रुद्र का सच छुपाना चाह रहे हैं। अब सबसे जरूरी होता है जब घर में बच्चा कोई गलत काम करता है ना, तो उसे एक चाटा लगा के ये बताना पड़ता है कि तुमने गलत काम किया है। रुद्र के साथ ऐसा कभी नहीं किया उसके परिवार वालों ने, तभी तो वो इतने बड़े गैंग का हिस्सा बन गया है जो देश के दुश्मन है। कोई बात नहीं बेटा, अभी भाभी के हाथ से और भी धुलाई होने दो, तुम एकदम से लाइन पे आ जाओगे। सुन मेरी बात, बता तू किसने गोली चलाई? तेरे वो होली वाले शूटर ने या फिर हॉस्पिटल में जिसने शूट आउट किया था? किसने चलाई? मुझे पता नहीं, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? और जो सच आपने अपने अंदर छुपा रखा है ना, वो सब बाहर आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुंबई से कैमरामैन अक्षय करमारे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।